आज की क्लास में हम ग्रामीण विकास और समाज के शेष अध्यायों का अध्ययन करेंगे। ग्रामीण सामाजिक विकास एवं कृषि भूमि सुधार। भारत की कुल आबादी 1 अरब 25 करोड़ है, जो विश्व की 17.5% आबादी के बराबर है। उनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 65% जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान में कुल 6.38 लाख गाँव हैं। कहा भी जाता है कि भारत गाँवों का देश है, अर्थात गाँवों की तरक्की किए बिना भारत की उन्नति नहीं हो सकती है। भारत की जीडीपी में वृद्धि हो रही है तथा यह विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। 1990 के दशक के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव आने लगा है। ग्रामीण सामाजिक विकास के तथ्य। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। जया, पद्मा एवं कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्म की फसलें हैं? धान की। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्न की। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? काली मिर्च। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं में प्रजनन। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता है भारत। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता है भारत। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली की। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं मक्का की। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। पूसा सुगंधा 5 सुगंधित किस्म है धान की। कृषि में युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसमों पर 2 फसल को उगाने से है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम में से किस एक को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है? सिक्किम को। धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मैसूर में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परिषद की स्थापना हुई 1984 में। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? मैक्सिकन गेहूँ। भारत के राज्यों में से किसने हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है? पंजाब ने। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति से।
फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। उर्वरक की मात्रा की बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा एवं नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है कटक में। रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर में। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? 6 से 7। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। किस समूह की फसलें नकदी हैं? कपास, गन्ना, केला, जूट। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादपी है? करेज। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं 100 सेमी से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है जेडेन की कमी, जिंक की कमी। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा क्षेत्र। कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित शैवाल। भारत में कौन सा क्षेत्र कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? कपास। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा है 20 से 22%। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? कर्नाटक में। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है दाल का। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य शस्य हैं चाय, रबड़, नारियल, कहवा। जूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है? जंगल काटकर खेती के लिए सूखने को छोड़ना। जूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है नागालैंड में। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल में। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। जलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है असम तथा झारखंड की। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तमिलनाडु में। मक्का की फसल पकने की अवधि है 140 दिन। लौंग प्राप्त होती है पुष्प कली से। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है प्रकंद। ललित एक उन्नत किस्म है अमरूद की। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है अल्फांसो। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर में। तत्कालीन उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में उत्तराखंड में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर में। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी जया। भारत में जूट उद्योग मुख्यतः केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। लौंग की खेती होती है केरल में। भारत में तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादक 2 राज्य हैं क्रमशः गुजरात एवं आंध्र प्रदेश। कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? मोटे अनाज तथा चावल। धान, बरसीम, गेहूँ एवं मूंगफली की
फसलों में जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है? मूंगफली की फसल में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR वाराणसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR बंगलुरु। ग्रीन गोल्ड क्या है? चाय। चेना, फजेंडा, झूमिंग एवं मिल्पा में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? फजेंडा। कौन सी आम की किस्म दशहरी इंटू नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? आम्रपाली। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? उत्तर प्रदेश। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है? दलहनी फसलें। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूँ की। भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। मसूर, अरहर, सरसों एवं सोयाबीन में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? सोयाबीन। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेमी से अधिक होती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? उत्तर प्रदेश। चना, सरसों, कपास एवं गेहूं में से राजस्थान किस वस्तु का देश में प्रमुख उत्पादक है? सरसों का। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, असम में। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। किस राज्य में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? कर्नाटक में। विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान रहा था क्रमशः द्वितीय एवं प्रथम। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च DRR हैदराबाद। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च DWR करनाल। डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च DMR नई दिल्ली। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च कानपुर। ईरी रेशम का उत्पादन असम। शहतूत रेशम का उत्पादन कर्नाटक। टसर रेशम का उत्पादन झारखंड। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है अरहर की। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है कुफरी चिप्सौना 2। चीन, भारत, जापान एवं जर्मनी में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? चीन में। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम अपनाने वाला राज्य था राजस्थान। कल्याण सोना, सोनारा 64, सरबती सोनार और सोनालिका में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? सरबती सोनारा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एवं महाराष्ट्र में कौन किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य है? पंजाब। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान की। पूसा RH10, पूसा सुगंध 3, पूसा बासमती और पूसा सुगंध 5 में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? पूसा RH10। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। ICAR नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक हैं डॉक्टर S अय्यप्पन। ICAR नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? डॉक्टर S अय्यप्पन। धान की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्व एशिया में। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा ओडिशा में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? ओडिशा। भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का
अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? मेरठ में। साधारणतः औरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। सबसे अच्छी प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली और लोबिया में से कौन सी 2 दल वाली तिलहनी फसल है? मूंगफली। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है तिरुचिरापल्ली में। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना की गई झांसी में। किसी एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज का। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूँ। विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान है 12.6%। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार एवं उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलरीकल्चर। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान है द्वितीय। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK है 1:2:2। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में है द्वितीय। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, खेती के लिए उपयुक्त है चाय की। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है सरसों की। मटर की पत्ती विहीन जाति है अपर्णा। बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? धान की। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विल्सन को। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI करनाल। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान CTCRI तिरुवनंतपुरम। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI मनीला। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CHZRI जोधपुर। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई MS स्वामीनाथन द्वारा। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? SS रंधावा ने। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई 1965 में। जिस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना NATP का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है विश्व बैंक। विटीकल्चर है अंगूर का उत्पादन। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? 15। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है पंतनगर। भारतीय में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो उससे संबंधित थे इंदिरा गांधी, MS स्वामीनाथन, C सुब्रमण्यम। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है नई दिल्ली में। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ 1985 में। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई 1999 में। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी 1992 में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। इसी वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर लागू किया गया 2004 से 5 में।
राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? मोटे अनाज। इससे आच्छादित फसल दलहन, गेहूँ एवं चावल है। सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? अति अल्पकालीन। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तीसरी में। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुए राज्य हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कृषि करने की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, जैविक खेती। NAFED नेफेड संबंधित है कृषि विपणन से। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना एवं विदर्भ में दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र है। तमिलनाडु तट। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य हैं पंजाब। मैको रानी गेहूँ सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों के लिए है? असिंचित परिस्थितियों के लिए। गेहूँ, चावल, चीनी एवं दालों में से सामान्यतः किसका भारत से निर्यात नहीं होता है? दालों का। ट्रिटिकेल दो के बीच का संकर है। ट्रिटिकेल दो के बीच का संकर है गेहूँ एवं राई। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायकत्वहीन। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायकत्वहीन। ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट एवं रस्ट में से कौन सा एक गेहूँ की फसल का रोग है? रस्ट। खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है नाबार्ड। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है सहकारी कृषि। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है कॉफ़ी और चाय उत्पादन के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके किनमें योगदान से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति में। भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? गन्ना का। कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? मूंग एवं उड़द। ग्राम समाज विकास पर समस्याएं। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। पूरा कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है। ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या है निर्धनता, बेरोजगारी व भूखमरी। प्रचंड बेरोजगारी सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। खंडसारी उद्योग ग्रामीण उद्योग है। ग्राम स्तर पर भू प्रबंधन समिति का सचिव लेखपाल होता है। जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। चकबंदी का संबंध भूमि सुधार कार्यक्रम से है। मनरेगा को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है। मनरेगा का पूर्ण रूप है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा किया जाता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद सदस्य को सन 2019 तक 3 ग्रामों का चयन करके उनका विकास करना है। चिपको आंदोलन का संबंध वनों के अवैध कटान को रोकने से है। निर्मल भारत अभियान का संबंध गाँवों में स्वच्छ
शौचालयों एवं स्वच्छ वातावरण के विकास से हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बुक्सा जनजाति के लोग रहते हैं। निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष, सामाजिक समरसता, समाज में उचित स्थान, सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित हुआ। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? भूमि सुधार से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची में है। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 में पारित किया गया। 1 हेक्टेयर का मान 10,000 वर्ग मीटर है। 1 एकड़ में 5 बीघा रकबा होता है। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई विश्वांशी है। कृषि भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत भूमि से संबंधित कानूनों तथा प्रथाओं में परिवर्तन आते हैं। यह सरकार द्वारा आरंभ की जाती है या सरकार के समर्थन से चलाई जाती है, जिसमें मुख्यतः कृषि भूमि के पुनर्वितरण पर बल दिया जाता है। हरित क्रांति 1966 से 67 का ग्रामीण समाज तथा कृषि संरचना पर सीमित प्रभाव पड़ा है। हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। इसके लिए आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई थी। यह अधिक उत्पादकता वाले अथवा संकर बीजों के साथ कीटनाशकों, खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश देने पर केंद्रित थी। हरित क्रांति उन क्षेत्रों पर लागू की गई थी जहाँ सिंचाई का समुचित प्रबंध था, क्योंकि नए बीज तथा कृषि पद्धति हेतु समुचित जल की आवश्यकता थी। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से गेहूं तथा चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों पर ही लक्षित था। हरित क्रांति की अंतिम परिणति विभेदीकरण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें धनी अधिक धनी तथा निर्धन पूर्ववत रहे। कई क्षेत्रों में मजदूरों की मांग बढ़ने से कृषि मजदूरों का रोजगार तथा उनकी दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी हुई। हरित क्रांति का दूसरा चरण 1980 के दशक में शुरू हुआ, जिसमें सूखे तथा आंशिक सिंचित क्षेत्रों में रहने वाले किसानों ने हरित क्रांति की खेती के तरीकों का पालन करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना एवं जलवायु। उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का एक भाग है। उत्तर प्रदेश को 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। गंगा यमुना मैदान में नवीन कांप निक्षेपों को खादर कहा जाता है। गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कांप निक्षेपों को बांगर कहा जाता है। तराई क्षेत्र की भूमि समतल, नम एवं दलदली होती है। उत्तर प्रदेश का विशाल मैदानी क्षेत्र यमुना और गंडक नदियों के मध्य अवस्थित है। प्रसिद्ध विंडम जलप्रपात मिर्जापुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्र में होती है। प्रदेश में शीतकालीन व ग्रीष्मकाल में चक्रवाती और संवहनी वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र तराई क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश को 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है। प्रदेश के शुद्ध सिंचित भूमि का 73.6% भाग नलकूपों से सींचा जाता है। प्रदेश में नहरों की लंबाई की दृष्टि से शीर्ष 3 जिले हैं: राय बरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई सुविधा है। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। ग्रामीण विकास एवं कृषि भूमि सुधार के प्रमुख तथ्य।
भारतीय समाज को कृषक समाज माना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को एक अधिजैविक व्यवस्था कहा है। ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य पुरोहित करता है। भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण मेबो बोई ने प्रस्तुत किया। पहली बार कृषि संगणना 1970 में की गई थी। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ कॉर्नवालिस ने किया था। वसंत ऋतु की फसलों की बुआई मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक की जाती है। ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि अप्रैल से जून तक होती है। भारत में बहुफसल कार्यक्रम 1967 से 68 में शुरू किया गया था। कृषि सेवा केंद्र नामक योजना द्वितीय पंचवर्षीय के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधा प्रदान करना नामक योजना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। भूदान आंदोलन और ग्राम दान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। हरित क्रांति को असली जामा पहनाने का श्रेय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। भारत में 35% कृषि आज भी वर्षा पर निर्भर है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार लाना है। ऑपरेशन बरगा का संबंध बटाईदारों के संरक्षण से है। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य से हुई थी। प्रदेश में महालवाड़ी प्रथा आगरा एवं अवध क्षेत्र में शुरू हुई थी। यह व्यवस्था 1833 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष स्वामीनाथन थे। 1 एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। गोकुल ग्राम योजना गुजरात से संबंधित है। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ देश में शुरू हुआ। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई गांव होते हैं। ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत सदस्यों से होती है। भारत में सामान्यतः खेती की मिश्रित खेती की पद्धति अपनाई जाती है। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान इजराइल को माना जाता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन नवंबर 1904 में हुआ था। गांव के नक्शे को सजरा कहा जाता है। ग्राम पंचायत सदस्य हेतु आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। खसरा में कुल 21 खाने होने चाहिए। ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर होता है। उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख व्यावसायिक फसल गन्ना है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में बना था। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 में शुरू किया गया था। 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम प्रधान पद की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटा करके 21 वर्ष कर दी गई है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। किसी गांव के भूखंडों को विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र खसरा कहलाता है। हरा सोना नाम से अफीम फसल को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल गेहूं है। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 165 फीट होती है। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है।
वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है ओवरीकल्चर कहलाता है। पाद पालय नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने की एक सुविधा है। भारत अपनी दलहनी खपत का 55% भाग उत्पादन कर लेता है। दाखिल खारिज की रिपोर्ट न्यायालय में तहसीलदार प्रस्तुत करता है। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व जिला अधिकारी करता है। राजस्व न्यायालय में सबसे निम्न स्तर पर नायब तहसीलदार न्यायालय होता है। राजस्व न्यायालय में सबसे निम्न स्तर पर नायब तहसीलदार न्यायालय होता है। उत्तर प्रदेश में अभी तक एक बार चकबंदी कार्यक्रम पूरा किया जा चुका है। भूमि के खसरा खतौनी लेख तैयार करने हेतु लेखपाल या पटवारी उत्तरदायी होता है। अब हम अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। पंचायत भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी व्यवस्था है जिसका उल्लेख हमें भारत के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद में सभा एवं समिति के रूप में मिलता है। इतिहास के विभिन्न अवसरों पर केंद्र में राजनीतिक उथल पुथलों के बावजूद सत्ता परिवर्तन से निष्प्रभावित रहकर भी ग्रामीण स्तर पर यह स्वायत्तशासी इकाइयाँ आदिकाल से निरंतर कार्यरत रही हैं। स्वतंत्र भारत में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आने से पूर्व गाँवों में पंचायतों की व्यवस्था विद्यमान थी जो छोटे छोटे झगड़ों को निपटाने के साथ साथ ग्राम के विकास पर भी ध्यान देती थीं। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित कर दिनांक 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ और 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। इसके बाद देश का नवीन संविधान बना तो उसमें पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था की गई। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में यह निर्देश दिए गए हैं कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएं और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्य एवं अधिकार उन्हें देने का प्रयत्न करें। उत्तर प्रदेश की 5,40,00,000 जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने 15 अगस्त 1949 से कार्य करना प्रारंभ किया। साथ ही लगभग 8,000 पंचायत अदालतें भी स्थापित की गईं। सन 1951 से 1952 में ग्राम सभाओं की संख्या 35,919 से बढ़कर 35,943 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 8,414 से बढ़कर 8,492 हो गई। अब पंचायतों ने ग्रामीण जीवन में सुनियोजित स्तर पर राष्ट्र
निर्माण का कार्य करना आरंभ किया। इस वर्ष पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई। योजना की सफलता के लिए शासन द्वारा पंचायत अदालत स्तर पर विकास समितियों के सदस्य मनोनीत किए। पंचायत मंत्री विकास समितियों का भी मंत्री नियुक्त किया गया। जिला नियोजन समिति में भी प्रत्येक तहसील से एक प्रधान मनोनीत किया गया। 1952 से 53 में जमींदारी विनाश के पश्चात ग्राम समाज की स्थापना हुई और ग्राम सभाओं के अधिकार बढ़ाए गए। 1953 से 54 में पंचायतों की सक्रियता एवं विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों में उनका सहयोग बढ़ाने के लिए विधानसभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के सुझावों को दृष्टि में रखकर पंचायत राज संशोधन विधेयक तैयार किया गया, जो पंचायतों के अगले दूसरे आम चुनाव में क्रियान्वित हुआ। 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव हुआ, जिसमें ग्राम सभा व ग्राम समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले हर ग्राम में ग्राम सभा संगठित करने का निश्चय हुआ। अतएव दूसरे आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 72,425 हो गई। 1957 से 58 में पंचायतों के क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण उनकी संख्या 72,428 के स्थान पर 72,409 ही रह गई, जबकि न्याय पंचायतों की संख्या 8,585 रही। 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों को न्याय पंचायत के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1959 से 60 पंचायतों के कृषि विषयक कार्यों की दृष्टि से उल्लेखनीय है। इस वर्ष पंचायतों ने खाद्यान्न की उपज बढ़ाने, के लिए चलाए गए रबी और खरीफ आंदोलनों में विशेष उत्साह का प्रदर्शन किया। इस योजना से अधिकांश ग्राम सभाओं में कृषि समिति की स्थापना की गई। वर्ष 1960 से 61 में गाँवों को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का निर्माण ग्राम सभा स्तर पर किया गया। इसी वर्ष पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करके ग्राम पंचायतों तथा न्याय पंचायतों की चुनाव पद्धति में आंशिक परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किए जाने का निश्चय किया गया। 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मध्य पंचायतों का तृतीय सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ। श्री बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा, क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद, ग्राम सभा, क्षेत्र समिति एवं तथा जिला परिषद, ग्राम सभा, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद की इकाइयों को एक सूत्र में बांधा गया। ऐसा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। पंचायतों के तीसरे आम चुनाव के पश्चात प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,233 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 8,594 रही। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं। उत्तर प्रदेश 2021 के अनुसार ग्राम पंचायत या सभाएं 59,163, न्याय पंचायत 8,135, क्षेत्र पंचायत 826, तहसील 351,
जिला पंचायत 75, मंडल 18। वर्ष 1972 से 1973 में पंचायतों के चौथे आम चुनाव संपन्न हुए। उस समय देश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,834 और न्याय पंचायतों की संख्या 8,792 थी। 30 अक्टूबर 1971 में विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता पंचायत सेवकों के शासकीय कर्मचारी हो जाने के उपरांत ग्राम पंचायतों की गतिविधियों में अपेक्षित सुधार हुआ। तदुपरांत बड़ी द्रुत गति से ग्राम पंचायतों अर्थात ग्रामों योगी सत्ता की जड़ें गहरी जमने लगी। वर्ष 1981 से 1982 के अंत तक कतिपय संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश में 72,809 ग्राम पंचायतें तथा 8,791 न्याय पंचायतें कार्यरत रहीं। ग्राम पंचायतों का 5वां सामान्य निर्वाचन वर्ष 1972 से 73 के उपरांत मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मध्य संपन्न हुआ। इस सामान्य निर्वाचन में ग्राम सभाओं की संख्या 74,060 थी। वर्ष 1998 में ग्राम पंचायतों के छठे सामान्य निर्वाचन संपन्न हुए। 1988 में ही पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि ग्राम पंचायतों के सदस्य पदों पर 30% प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। इस आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या 73,927 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 8,814 थी, जिसमें महिला प्रधानों की संख्या 930 तथा महिला सदस्यों की संख्या 1,50,577 थी, जिसमें अनुसूचित जाति की महिला सदस्यों की संख्या 65,937 थी। वर्ष 1989 ग्राम पंचायतों के लिए महत्वपूर्ण रहा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। वर्ष 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के कार्यान्वयन का भार ग्राम पंचायतों को सौंपा गया। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के आम चुनाव। वर्ष ग्राम पंचायतों की संख्या। पहला आम चुनाव 1949 में ग्राम पंचायतों की संख्या 35,000। दूसरा आम चुनाव 1955 72,425। तीसरा आम चुनाव 1962 72,233। चौथा आम चुनाव 1972 से 73 72,834। पाँचवा आम चुनाव 1982 74,060। छठा आम चुनाव 1988 73,927। सातवां आम चुनाव 1995 58,620। आठवां आम चुनाव 2000 58,620। नौवां आम चुनाव 2005 52,028। 10वां आम चुनाव 2010 51,976। 11वां आम चुनाव 2015 59,163। 12वां आम चुनाव 2021 58,176। भारतीय संविधान के निर्माण के समय ही राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में आधारभूत स्तर पर पंचायतों को मान्यता देते हुए यह कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए उपाय करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। वर्ष 1991 में देश की ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई मानते हुए स्वशासन संस्था के रूप में स्थापित करने, एकरूपता लाने, निश्चित समय पर उनके चुनाव सुनिश्चित कराने, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 72वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया,
जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ, जिसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य में तीनों स्तर की पंचायतों ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में एक रूपता लाते हुए निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। 1. पंचायतों का संगठन और संरचना। 2. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण। 3. पंचायतों का निश्चित कार्यकाल। 4. पंचायतों के अतिरिक्त शक्तियों और उत्तरदायित्व का विस्तार। 5. राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। 6. वित्त आयोग की स्थापना। 7. संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम की धारा 15 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 32 एवं 33 में त्रिस्तरीय पंचायतों के अस्तित्व का विस्तार से उल्लेख करते हुए योजनाएं तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित कराने की शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्व निहित करने का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों को सौंपे गए कार्य। शिक्षा। ग्राम पंचायतों को प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा के कार्य हस्तांतरित किए गए हैं। प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन अब ग्राम पंचायत की संपत्ति हो गए हैं। राजकीय नलकूपों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया है। राजकीय नलकूप अब ग्राम पंचायत के स्वामित्व में आ गए हैं। राजकीय नलकूपों की मरम्मत और रख रखाव के लिए धनराशि सिंचाई विभाग को उपलब्ध कराई जाती है। राजकीय नलकूपों के विद्युत बिलों का भुगतान राज्य विद्युत परिषद को किया जाता है। हैंडपंप। सभी विद्यमान और नए हैंडपंप ग्राम पंचायतों की संपत्ति हो गए हैं। हैंडपंपों की मरम्मत और रख रखाव के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार धनराशि सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जा रही है। युवा कल्याण। युवा कल्याण अखाड़ा, व्यायामशाला, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल तथा खेल कूद संबंधी कार्यों का संचालन अब ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित ग्राम स्तरीय सभी कार्य ग्राम पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में संपादित किए जाएंगे। ग्राम स्तर पर स्थित मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला तथा दाई भी ग्राम पंचायत के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करेंगी। महिला एवं बाल विकास। महिला एवं बाल विकास के समस्त ग्राम स्तरीय कार्य ग्राम पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में संपादित किए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में कर दिया गया है। पशुधन विभाग के पशु सेवा केंद्र तथा द श्रेणी के पशु चिकित्सालय एवं इनमें नियुक्त कर्मचारियों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है। कृषि कार्य। कृषि से संबंधित ग्राम स्तरीय कार्य अब ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाएंगे। ग्राम विकास। ग्राम्य विकास विभाग में संबंधित ग्राम स्तरीय कार्य अब ग्राम पंचायतों के माध्यम से किए जाएंगे। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की धनराशि विकास कार्यों हेतु शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को सीधे दी जा रही है। पेंशन वितरित करने का अधिकार। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाती है। लाभार्थियों की सूची के आधार पर स्थानीय जांच करके ग्राम पंचायत में विचार विमर्श कर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी गलत व्यक्ति को पेंशन प्राप्त न हो रही हो। यदि गलत पेंशन प्राप्त हो रही है तो उसके निरस्तीकरण हेतु कारणों का उल्लेख करते हुए क्षेत्र पंचायत को सूचित करेंगे। क्षेत्र पंचायत उक्त पेंशन का निरस्तीकरण जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से कराएगी। छात्रवृत्तियां वितरित करने का अधिकार।
ग्राम पंचायत में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय प्राथमिक विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त अर्ध शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति या जनजाति, पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों या छात्राओं को छात्रवृत्तियों का वितरण ग्राम प्रधान की देखरेख में ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी। विकेंद्रीकरण की नई व्यवस्था में ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ताओं की ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 6 विभागों के ग्राम स्तरीय कर्मियों को ग्राम पंचायतों के अधीन करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक बहुउद्देशीय कर्मी तैनात किया गया है। इस कर्मी को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम से पदनामित किया गया है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित विभागों के ग्राम स्तरीय कर्मियों से की गई है। विभाग का नाम, कर्मी का पदनाम। ग्राम्य विकास विभाग, ग्राम्य विकास अधिकारी पुरुष एवं ग्राम्य विकास अधिकारी महिला। पंचायती राज विभाग, ग्राम पंचायत अधिकारी। कृषि विभाग, किसान सहायक। सिंचाई विभाग, नलकूप चालक। समाज कल्याण विभाग, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण। गन्ना विभाग, गन्ना पर्यवेक्षक। ग्राम पंचायत। पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा द्वारा एक उप प्रधान भी चुना जाता है। इस पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी, सेक्रेटरी या बीडीओ होता है। इस समय उत्तर प्रदेश में 59,163 ग्राम पंचायत या सभाएं और 8,135 न्याय पंचायत हैं। 8,135 न्याय पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत का सचिव। ग्राम पंचायत में तनाव। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत का सचिव, सेक्रेटरी भी होता है। यदि ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तैनात हैं तो उनमें से एक को ग्राम पंचायत के सचिव का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके प्रदत्त किया जाता है। ग्राम निधि का संचालन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। ग्राम पंचायतों की समितियां। क्रम संख्या, समिति का नाम, समिति के कार्य, समिति का गठन। नियोजन एवं विकास समिति। ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना, कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन। समिति का गठन। प्रधान, सभापति, 6 अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति या जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा। 7 से अधिक विशेष आमंत्री। शिक्षा समिति। प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता आदि से संबंधित कार्य। उप प्रधान, सभापति, 6 अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति या जनजाति या महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा। 7 से अनधिक विशेष आमंत्रित। निर्माण कार्य समिति। सभी निर्माण कार्य करना और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य सभापति, 6 अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति या जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य होगा। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य और समाज कल्याण, विशेष रूप से महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं का संचालन। ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य सभापति, 6 अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति या जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा। 7 से अनधिक विशेष आमंत्रित। प्रशासनिक समिति। कर्मियों संबंधी समस्त विषय। राशन की दुकान संबंधी कार्य। प्रधान, सभापति, 6 अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति या जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा।
जल प्रबंधन समिति राजकीय नलकूपों का संचालन, पेयजल संबंधी कार्य समिति का गठन। ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य सभापति, 6 अन्य सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का 1 सदस्य अवश्य होगा, 7 से अनधिक विशेष आमंत्रित। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय, संबंधित विभागों को ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों पर कृत कार्रवाई से उन्हें 1 माह के अंदर अवगत कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। किसी ग्राम पंचायत प्रधान अथवा उप प्रधान के विरुद्ध शिकायत शपथ पत्र सहित केवल जिला मजिस्ट्रेट अथवा सरकार को ही प्रस्तुत की जा सकती है। विकेंद्रीकरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावी अनुश्रवण के लिए मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंडल व जनपद स्तर पर प्रशासनिक समन्वय समितियों का गठन किया गया है। त्वरित विकास को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायतों को 50,000 रुपये तक की योजना स्वयं बनाने तथा क्रियान्वित करने का अधिकार दिया गया है। क्षेत्र पंचायत विकासखंड स्तर पर क्षेत्र पंचायतों का सृजन किया गया है। पहले इन्हें क्षेत्र समिति कहा जाता था। इनके प्रधान को ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे निर्वाचन से निर्वाचित होकर आए सदस्यों में से बहुमत के आधार पर किया जाता है। इस समय कुल 826 क्षेत्र पंचायतें हैं। इस पंचायत का सचिव BDO होता है। यहाँ भी वही 6 समितियाँ बनाई जाती हैं जो जिला पंचायत में बनाई जाती हैं। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का दायित्व विकास खंड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का है, इसलिए क्षेत्र पंचायतों का दायित्व भी बढ़ गया है। क्षेत्र पंचायतें 826। क्षेत्र पंचायत की समितियां: प्रमुख नियोजन एवं विकास समिति, ज्येष्ठ उप प्रमुख शिक्षा समिति, कनिष्ठ उप प्रमुख निर्माण कार्य समिति, सदस्य गण सचिव, खंड विकास अधिकारी, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन समिति। ग्राम विकास के कार्यक्रम: क्षेत्र पंचायत स्तर से चलाए जाने वाले ग्राम विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का समुचित क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन क्षेत्र पंचायतों द्वारा किया जाता है। ग्राम विकास के कार्यों को संपादित करने वाले विकास खंड स्तरीय सभी अधिकारी एवं कर्मचारी क्षेत्र पंचायत के नियंत्रण में कार्य करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: विकास खंड स्तर पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र पंचायतों के निर्देशन एवं देख रेख में कार्य करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी चिकित्सक और स्टाफ क्षेत्र पंचायत के नियंत्रण में कार्य करते हैं। पशु चिकित्सालय: विकास खंड स्तर पर स्थित पशु चिकित्सालय क्षेत्र पंचायतों के स्वामित्व में आ गए हैं। पशु चिकित्सालय का संचालन क्षेत्र पंचायत द्वारा किया जाता है। पशु चिकित्सालय के सभी चिकित्सक और स्टाफ क्षेत्र पंचायत के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। विपणन गोदाम: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु विकास खंड स्तर पर स्थित विपणन गोदामों के पर्यवेक्षण का पूर्ण अधिकार क्षेत्र पंचायतों को है। 1 से अधिक ग्राम पंचायत को आच्छादित करने वाले कार्य: ऐसे कार्य जो 1 से अधिक ग्राम पंचायतों में किए जाने हैं क्षेत्र पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। ऐसे कार्यों को संपादित करने के लिए आवश्यक धनराशि शासन द्वारा क्षेत्र पंचायतों को उपलब्ध कराई जाती है। समितियों द्वारा क्षेत्र पंचायतों में होने वाले कार्य: क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। क्षेत्र पंचायत के कार्यों को करने के लिए 6 समितियां गठित की जाती हैं। क्षेत्र नीति का संचालन: क्षेत्र पंचायत स्तर पर क्षेत्र नीति का संचालन पूर्व में खंड विकास अधिकारी द्वारा किया जाता था। इस व्यवस्था को समाप्त करने हेतु अब क्षेत्र नीति का संचालन क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष एवं खंड विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाने की व्यवस्था की गई है। जिला पंचायत: जिला पंचायत मूल रूप से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शीर्ष संस्था जिला पंचायत है, जिसके अध्यक्ष का चुनाव सीधे निर्वाचन से निर्वाचित होकर
आए सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर किया जाता है। जिला पंचायत 75 जिला पंचायत की समितियाँ। अध्यक्ष प्रशासनिक जिला पंचायत 75 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी। जिला पंचायत की समितियाँ प्रशासनिक समिति, नियोजन व विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जिला प्रबंधन समिति। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का पुनर्गठन। जिला पंचायत के अध्यक्ष जिला ग्राम विकास अभिकरण के भी अध्यक्ष होते हैं। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के शासकीय निकाय में वर्तमान सदस्यों के अतिरिक्त जिला पंचायत की अस्थायी समितियों के अध्यक्ष तथा वार्ड क्रमानुसार क्षेत्र पंचायतों के 50% प्रमुखों को एक वर्ष के लिए सदस्य बनाया गया है। जिला स्तरीय अधिकारियों का जिला पंचायतों को हस्तांतरण। प्रथम चरण में जिन कार्यों को ग्रामीण निकायों को हस्तांतरित किया गया है, उन विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को जिला पंचायत के नियंत्रण में कार्य करने की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित विभागों के अधिकारियों को जिला पंचायत के अधीन कार्य करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता नलकूप, अधिशासी अभियंता जल निगम, अधिशासी सहायक अभियंता लघु सिंचाई, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंता सेवा, जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना, जिला पशुधन अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहायक पंजीयक सहकारिता, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य, जिला गन्ना विकास अधिकारी, जिला दुग्ध विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी। पंचायती राज के 3 चरण। प्रथम चरण 1959 से 1966, द्वितीय चरण 1967 से 1976 तक, तृतीय चरण 1977 से लेकर अब तक। विशिष्ट तथ्य। भारत में पंचायती राज के प्रणेता माने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 15 अगस्त 1947 को। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी 1957 में। अशोक मेहता कमेटी बनी 1958। अशोक मेहता कमेटी बनी 1978 में। लक्ष्मीकांत सिंघवी कमेटी बनी 1986 में। पंचायती राज विभाग की आयोजनागत एवं अन्य योजनाएं। केंद्रीकृत प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत अनुभूत आवश्यकता के सृजन, समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने, परिव्यय आधारित कार्यक्रम के स्थान पर मांग आधारित कार्यक्रम चलाए जाने तथा कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकाधिक आच्छादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की पुनर्निर्मित मार्गदर्शिका निर्गत की गई है। इस परिवर्धित कार्यक्रम में आईईसी गतिविधियों, जन जागृति, वैकल्पिक वितरण प्रणाली द्वारा मांग की पूर्ति और लाभार्थियों की अत्यधिक सहभागिता पर विशेष बल दिया गया है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान TSC टीकाकरण और साक्षरता मिशन में अभियान पद्धति की भांति राज्य के चयनित जनपदों में राज्य सरकार और भारत सरकार के सम्मिलित सहयोग से संपूर्ण स्वच्छता अभियान TSC का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जनपदों का चयन स्वच्छता के आच्छादन तथा साक्षरता के स्तर के आधार पर राज्य स्तरीय मिशन की कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। वित्तीय पोषण। विभिन्न घटकों के लिए कुल परिव्यय का प्रतिशत मात्राकरण और घटकवार भारत सरकार, राज्य सरकार तथा लाभार्थियों या ग्राम पंचायत या लाभान्वित संस्था के अंशदान का विवरण निम्न प्रकार होगा। यदि किसी घटक में निर्धारित प्रतिशत में प्रस्तावित प्रतिशत की धनराशि कम है
तो अवशेष प्रतिशत धनराशि को व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण में प्रयोग किया जाएगा। किसी भी दिशा में जनपद की परियोजना लागत 20 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकती है। सूचना शिक्षा संचार IEC सूचना शिक्षा एवं संचार इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता के सृजन के दृष्टिकोण से IEC गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। इस घटक के लिए ली जाने वाली गतिविधियां क्षेत्र विशेष की सामाजिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपनाई जानी चाहिए तथा उसमें ग्रामीण जनता की संपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रेरकों को IEC के लिए मात्राकृत धनराशि से प्रोत्साहन की धनराशि दी जाएगी। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा केंद्र या उत्पादन केंद्र उन क्षेत्रों में जहां निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान लागत प्रभावी एवं सुलभ संसाधन उपलब्ध करा सकने हेतु उपलब्ध न हो वहाँ भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप ग्रामीण स्वच्छता सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। ऐसे केंद्रों पर अधिकतम 3.5 लाख रुपया प्रति केंद्र की दर से धनराशि औचित्यपूर्ण कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जा सकेगी। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक पूर्ण व्यक्तिगत शौचालय में ऊपरी ढांचा युक्त आधारभूत नीची लागत वाले शौचालय VLCU का निर्माण कराया जाएगा। प्रथम चरण में कार्यक्रम के अंतर्गत केवल गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ही शामिल किए गए हैं। एक अतिरिक्त गड्ढा या ऊपरी ढांचे के निर्माण की लागत पर होने वाला अतिरिक्त व्यय लाभार्थी या ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के संसाधनों से वहन किया जाएगा। महिला शौचालय परिसर कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय परिसर का निर्माण किया जा सकता है, परंतु इसके रखरखाव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा उचित व्यवस्था अपने स्तर से सुनिश्चित करनी होती है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान प्रदेश में वर्ष 1999 से 2000 से भारत सरकार के वित्त पोषण से संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2003 से 4 में प्रदेश के समस्त 70 जनपदों को संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मार्च 2003 तक 3,35,924 व्यक्तिगत शौचालय, 285 महिला शौचालय परिसर तथा 2,430 स्कूल शौचालयों का निर्माण कराया गया। माह अक्टूबर 2003 तक कुल 69 जनपदों में परियोजना स्वीकृत करते हुए भारत सरकार द्वारा केंद्रांश के रूप में कुल 8,350.14 रुपया लाख की धनराशि अवमुक्त की गई तथा प्रदेश सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में 1904.23 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार केंद्रांश एवं राज्यांश के रूप में कुल उपलब्ध धनराशि 10,254.37 लाख रुपये में से 3,968.77 लाख व्यय करके 4,40,372 व्यक्तिगत शौचालय, 338 महिला शौचालय परिसर तथा 3,374 स्कूल शौचालयों का निर्माण कराया गया। पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधन के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भले ही पंचायतों को सार्थक बनाने की बात कही गई हो, लेकिन उन्हें व्यावहारिक रूप में व्यवहार्य बनाने के लिए आज़ादी के पहले 40 वर्षों में कुछ नहीं किया गया। वे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए सरकारी विभागों की ओर निहारती रहीं। स्वर्गीय राजीव गांधी के शासनकाल में पहली बार ग्राम पंचायतों को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सीधे ही धन हस्तांतरित किया गया। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाने के बाद यद्यपि उन्हें कर एवं शुल्क लगाने तथा वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया है, तथापि इसे अभी तक व्यवहारिक जामा नहीं बनाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा गठित वित्त आयोग पंचायती राज संस्थाओं को धन हस्तांतरित किए जाने की सिफारिशें करते रहे हैं। राज्य वित्त आयोग 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2009 से 10 में 58,938.61 लाख की आय व्यय का प्रावधान है
तथा 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2010 से 11 के लिए 58,938.61 लाख की आय व्यय का प्रावधान प्रस्तावित है। 15वां वित्त आयोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा 27 नवंबर 2017 को N.K. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के विभाजन पूल में राज्यों का हिस्सा वर्ष 2020 से 21 तथा 2021 से 26 अवधियों हेतु 41% निर्धारित किया है, जो कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 2015 से 20 अवधि हेतु 42% के स्तर पर था। वस्तुतः राज्यों के हिस्से में 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई इस 1% की कमी का समायोजन नवगठित जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के लिए किया गया है, जिन्हें अब केंद्र से धनराशि प्राप्त होगी। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत राज्यों को आंतरिक हिस्से में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि इस संदर्भ में बेहतर का दूसरा स्थान है। 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020 से 21 हेतु उत्तर प्रदेश को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 9,752 करोड़ रुपये आवंटित किया गया, जो देश भर के ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु कुल अनुदानित राशि 60,750 करोड़ रुपये का 16.05% है। केंद्र हस्तांतरित करों में सर्वाधिक हिस्से वाले राज्य 14वां वित्त आयोग 2015 से 20, 15वां वित्त आयोग 2020 से 21, 15वां वित्त आयोग 2021 से 16। उत्तर प्रदेश 17.959, 17.931, 17.939, बिहार 9.665, 10.061, 10.058, मध्य प्रदेश 7.548, 7.886, 7.850। अम्बेडकर ग्रामों में विकास कार्य वर्ष 1995 से 96 एवं 1997 से 98 में चयनित कुल 7,621 अम्बेडकर ग्रामों को खड़ंजा, नाली एवं स्वच्छ शौचालय निर्माण से संतृप्त किया जा चुका है। खड़ंजा, नाली आदि की आवश्यक मरम्मत कार्यों हेतु सरकार द्वारा मार्च 2003 में 5,751.38 लाख रुपये अवमुक्त किया गया था, जिसका उपभोग करते हुए 7,405 अम्बेडकर गांवों में खड़ंजा या नाली की मरम्मत पुनर्निर्माण कराया गया। वर्ष 2003 से 4 में अम्बेडकर गांवों में खड़ंजा या नाली निर्माण हेतु 1,103.36 लाख रुपया का आय व्ययक प्रावधान था। पंचायत भवनों का निर्माण ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनकी बैठकों के आयोजनों तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2002 से 3 में 99.00 लाख रुपया अवमुक्त किया गया। इस धनराशि से 44 पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया। वर्ष 2003 से 4 में 1,097.78 लाख रुपये का आय व्ययक प्रावधानित था, जिसके सापेक्ष 760 पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाना था। पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण विकेंद्रीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत पंचायतों को विभिन्न विभागों के कार्य एवं कर्मी हस्तांतरित किए गए हैं। इन पंचायत प्रतिनिधियों में एक तिहाई महिला प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में अन्य कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि चुन कर आए हैं। ग्राम पंचायतों को सौंपे गए नवीन दायित्वों तथा अभिलेखों के रख रखाव की पूर्ण जानकारी देने हेतु पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण की बृहद स्तर पर कार्य योजना तैयार की गई है। मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। पंचायत मित्र योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 फरवरी 2006 को ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक एवं लेखा संबंधी कार्यों हेतु यह योजना
शुरू की। इस योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक पंचायत मित्र की नियुक्ति की गई। इस पद हेतु सरकार ने मानदेय 2,000 रुपया तथा योग्यता इंटरमीडिएट आयु 18 से 35 वर्ष निर्धारित की है। पंचायत मित्र की नियुक्ति अवधि 1 वर्ष है, जिसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ग्राम सभाओं की बैठक अनिवार्य। सितंबर 2011 में राज्य पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों व समितियों की बैठक नियमानुसार व नियमित रूप से कराए जाने हेतु सख्त निर्देश जारी किए गए। अब बैठकों की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका रिकॉर्ड एडीओ पंचायत की अभिरक्षा में ब्लॉक स्तर पर रखेगा। ग्राम सभाओं के विकास के लिए आने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो, इसकी पारदर्शिता बनी रहे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत प्रत्येक ग्राम सभा की हर वर्ष 2 खुली बैठक किया जाना अनिवार्य है। बैठक के 15 दिन पूर्व सूचना देना व बैठक के कोरम हेतु 1/5 ग्रामीणों का शामिल होना अनिवार्य है। धारा 12 ख में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में कम से कम 1 बैठक हो। ग्राम पंचायत में 6 समितियों नियोजन एवं विकास, शिक्षा, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य एवं कल्याण, जल प्रबंधन और प्रशासनिक की बैठक भी माह में 1 बार अवश्य होनी चाहिए। ग्राम सचिवालय मार्च 2011 में राज्य सरकार द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2011 से 12 में 5,000 से ऊपर जनसंख्या वाली लगभग 3,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित किए जाएंगे। इन सचिवालयों के अंतर्गत प्रधान कक्ष, पंचायत सदस्यों के कक्ष, सचिव कक्ष, रिकॉर्ड रूम तथा अन्य सुविधाएं होंगी। ग्राम रोजगार सेवक 13 अप्रैल 2012 को प्रदेश सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की सहायता के लिए तैनात ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 2,500 रुपया से बढ़ाकर 3,000 रुपया प्रतिमाह कर दिया है। इस समय प्रदेश में कुल 45,000 ग्राम स्वरोजगार सेवक हैं। विश्व बैंक पोषित कृषि विविधीकरण परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हॉट पैठों का विकास। विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना डॉस्प के अंतर्गत 27 परियोजना जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र में हॉट पैठों का विकास किया गया। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के हॉट पैठों में अवस्थापकीय सुविधाओं जैसे दुकानों के लिए खुले चबूतरे, छतदार चबूतरे, जल निकासी हेतु नाली, पेयजल व्यवस्था, खड़ंजा, पशु के लिए पानी पीने की व्यवस्था, शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है, ताकि ग्रामीणों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। परियोजना अवधि वर्ष 1998 से 2004। जनपदों व विकास खंडों का चयन। जनपदों एवं उनके विकास खंडों का चयन विभिन्न मानकों के आधार पर डॉस्प द्वारा किया गया। हॉट पैठों के चयन हेतु मानक। हॉट पैठ ग्राम सभा की भूमि पर लगानी चाहिए तथा विकसितीकरण के लिए विवाद रहित भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है। हॉट पैठ का वार्षिक क्रय विक्रय 1,000 मीट्रिक टन के आसपास हो। हॉट पैठ विकसितीकरण के उपरांत उसके रख रखाव के लिए ग्राम सभा अपनी सहमति प्रकट करें। हॉट पैठ मुख्य रूप से शीघ्र नाशवान वस्तुओं पेरिसेबल कमोडिटी का क्रय विक्रय करती हैं। उपलब्धियाँ। विश्व बैंक पोषित कृषि विविधीकरण परियोजना के अंतर्गत हॉट पैठों के विकसितीकरण हेतु चयनित 32 जनपदों में से उक्त योजना विश्व बैंक सहायतित धनराशि से प्रदेश के 27 जनपदों में चलाई गई। परियोजनांतर्गत सितंबर 2003 तक 75 हॉट पैठों के विकसितीकरण का कार्य 830.57 लाख रुपया व्यय कर पूर्ण किया गया।
मार्च 2004 तक कुल 105 हाटपैठों के विकसितीकरण का लक्ष्य रखा गया था। पंचायत भवनों के निर्माण की विश्व बैंक पोषित परियोजना का क्रियान्वयन। योजनांतर्गत पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 2.50 लाख रुपए की लागत अनुमन्य थी। पंचायत भवन का स्थल चयन समिति के अनुमोदन पर ग्राम पंचायत द्वारा किया गया। चयनित स्थल पर पंचायत भवन का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया। निर्माण हेतु प्लिंथ स्तर तक के लिए प्रति पंचायत भवन प्रथम किस्त के रूप में 1.00 लाख रुपए तथा छत स्तर तक के लिए द्वितीय किस्त के रूप में 1 लाख रुपए तथा एवं प्लास्टर व अंतिम रूप देने तक के लिए अंतिम किस्त के रूप में 0.50 लाख रुपया दिया गया। योजनागत पंचायत भवनों का तकनीकी पर्यवेक्षण सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी तकनीकी तथा विकास खंड स्तर पर तैनात अभियंता के द्वारा किया गया। उपलब्धियां। यह योजना प्रदेश के 18 जनपदों इलाहाबाद, अलीगढ़, हाथरस, एटा, इटावा, मोरैया, फतेहपुर, मैनपुरी, रायबरेली, प्रतापगढ़, हरदोई, सुल्तानपुर, जौनपुर, उन्नाव, आजमगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं बुलंदशहर में चलाई गई। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1999 से 2000 व 2000 से 2001 में 172 पंचायत भवनों तथा वर्ष 2001 से 2 में 170 पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया। सितंबर 2003 तक कुल 812 पंचायत भवनों के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका था। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2004 तक 1252 पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ग्रामीण स्वच्छता सेवा केंद्र, रूरल सैनिटरी मार्ट। ग्रामीण स्वच्छता सेवा केंद्र एक ऐसा विक्रय केंद्र है जिसमें ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति एवं स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराने की वस्तुएं निर्धारित मानकों, उचित गुणवत्ता एवं उचित दामों में उपलब्ध कराई जाती हैं। यह केंद्र विशेषतः ग्रामीण जनता की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए स्थापित किए जा रहे हैं। नगरीय व्यक्ति भी उसका लाभ उठा सकता है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और पंचायती राज संस्थाओं की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से ग्राम सभाओं द्वारा पंचायत उद्योग पूर्व में ही चलाए जा रहे हैं। इन्हीं पंचायत उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण स्वच्छता सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। यूनिसेफ का सहयोग। स्वच्छता सेवा केंद्रों की स्थापना में वर्ष 1992 से 93 से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा निम्न प्रकार सहायता प्रदान की जा रही है। स्वच्छता सेवा केंद्र की स्थापना से पूर्व वर्ष के पंचायत उद्योग के उत्पादन या बिक्री के आधार पर यूनिसेफ द्वारा पंचायत उद्योग को रिवॉल्विंग फंड के रूप में धनराशि दी जा रही है, जो पंचायत उद्योगों की स्वच्छता संबंधी सामग्री के उत्पादन के 1/4 से अधिक नहीं होती है। यूनिसेफ पंचायत उद्योग को स्वच्छता सेवा केंद्र में सेल्समैन आदि की नियुक्ति के लिए प्रबंधकीय सहायता के रूप में 18,000 रुपया प्रति वर्ष की दर से सहायता देता है, परंतु प्रतिबंध यह है कि आगामी वर्षों में इतनी ही धनराशि स्वच्छता केंद्र के लिए पंचायत उद्योग द्वारा भी व्यय की जाए। स्वच्छता सेवा केंद्र के प्रचार प्रसार के लिए यूनिसेफ 12,000 रुपया एकमुश्त पंचायत उद्योग को देगा, जिससे बिक्री केंद्रों के लिए शोरूम की व्यवस्था तथा साज सज्जा व अन्य कार्य किए जा सकते हैं। पंचायत उद्योग। प्रदेश में पंचायत उद्योगों की अग्रगामी योजना का सूत्रपात वर्ष 1961 में चिनहट पंचायत उद्योग लखनऊ की स्थापना से पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 30 की व्यवस्थाओं के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों के एक लिखित विलेख द्वारा स्थापित करके किया गया था। प्रारंभ में प्रायोगिक स्तर के इन पंचायत उद्योगों को विकास अन्वेषण
अन्वेषणालय द्वारा परिचालित किया गया। ऐसे विभिन्न जनपदों में स्थापित 11 पंचायत उद्योगों की आशातीत सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 1962 से इनके प्रबंध और व्यवस्था का दायित्व पंचायत राज विभाग को सौंप दिए जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया और यह लक्ष्य बनाया गया कि यथाशीघ्र प्रदेश में इन पंचायत उद्योगों का तेजी से विस्तार किया जाए। शीघ्र ही प्रदेश में प्रत्येक जनपद के लगभग प्रत्येक विकास खंड में पंचायत उद्योग स्थापित किए गए। इस समय प्रदेश में 805 पंचायत उद्योग कार्य कर रहे हैं। इसके उपरांत पंचायत उद्योगों के उत्पादन कार्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर केंद्रीय प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्रदेश के 44 जनपदों में 47 प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हैं। पंचायत उद्योगों में किए जाने वाले कार्य। इन उद्योगों द्वारा लकड़ी तथा स्टील के फर्नीचर जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी, रैक, बुक केसेज, टावल स्टैंड, तख्त, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, पलंग, चकला, बेलन, खिड़की, चारपाई के पाए, सोफा सेट, नाव, बैलगाड़ी, डनलप गाड़ी की बॉडी, शौचालय सेट, हुम, पाइप, नांद, सीमेंट की नाली, बांस बेसिन, सीमेंट के ब्लॉक, कुदाल, खुरपा, फावड़ा, बाल्टी, पावर, थ्रेशर, हंगड़ा तथा अन्य विभिन्न प्रकार के सामान, हजारा, ग्रेन विन, अलमारी, रैक, फुट सेफ, पानी की टंकी, टब आदि बनाने का कार्य संपन्न हो रहा है। इसके अतिरिक्त थैले, टाट पट्टी, पैकिंग कैसे, चक्की, आटा पत्थर, टोकरी, रिंगाल की चटाई, पत्थर की स्लेट व सीमेंट के चौके, कोल्हू, तेल की धानी, जूते, चप्पल, बुग्गी, साबुन, फाइल कवर, निवाड़ छपाई के लिए प्रिंटिंग प्रेस, लकड़ी के खिलौने, बेसिक पाठशालाओं में प्रयोग आने वाला समस्त साज सज्जा का सामान आदि का उत्पादन किया जाता है। पंचायत उद्योगों द्वारा वर्ष 1961 से 62 से पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त समितियां स्थापित करके कारोबार प्रारंभ किया और उत्तरोत्तर उनके कारोबार में वृद्धि होती गई। वर्ष 1976 में पंचायत उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 5038 30-371-74 दिनांक 16 जुलाई 1976 के अंतर्गत पंचायत उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं को समस्त सरकारी विभागों एवं अर्ध सरकारी विभागों को पंचायत उद्योगों से सामान क्रय करने के लिए टेंडर या कोटेशन आदि मांगने से अवमुक्त करते हुए निर्देश जारी किए गए। फलतः पंचायत उद्योगों के कारोबार में आशातीत वृद्धि हुई। यह क्लास यही समाप्त होती है। अब शेष अध्याय को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।